3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जयपुर रोड हाई सिक्योरिटी जेल में अपराधियों के बीच झगड़े और आगजनी की सूचना से मचा हड़कंप। मॉकड्रिल के माध्यम से पुलिस कप्तान ने परखी पुलिस टीम व विभागों की मुस्तैदी। जयपुर रोड घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में शुक्रवार देर शाम को सजायाफ्ता अपराधियों के बीच झड़प व आगजनी की सूचना से जिला पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जिला पुलिस व प्रशासन चौकन्ना होकर हाई सिक्योरिटी जेल की तरफ दौड़ पड़ा। हड़कंप के बीच जिला पुलिस प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचने लगे। पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने पुलिस कंट्रोल रूम को घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में सजायाफ्ता बंदियों के बीच गैंगवार व आगजनी की घटना होने की सूचना दी। कंट्रोल रूम ने 108 एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को जाब्ते के साथ हाई सिक्योरिटी जेल पहुँचने के आदेश दे दिए। शहर में अचानक अफरा तफरी मच गई। कंट्रोल रूम की सूचना पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित प्रशासनिक अमला और पुलिस थाना अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर डीएसपी प्रभारी जय सिंह ने हाई सिक्योरिटी जेल आने वाले तमाम अधिकारियों के टाइम को नोट किया। सूचना मिलने के महज 5 मिनट के भीतर ही सबसे पहले सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण जाब्ते के साथ पहुंचे। इसके बाद क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत और इसके बाद आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज मुंड मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ एम्बुलेंस, दमकल और अन्य थाना प्रभारी भी पहुंचने लगे। दरगाह और कृष्णगंज थाना प्रभारी सबसे देर से पहुंचे। आखिर में कंट्रोल रूम का जाब्ता पहुंचा। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी घटना या वारदात में पुलिस व प्रशासन से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं का रेस्पॉन्स टाइम मालूम करना था। इसी को लेकर शुक्रवार देर शाम हाई सिक्योरिटी जेल में सजायाफ्ता बंदियों के बीच झगड़ा और आगजनी की सूचना प्रसारित की गई। सूचना के बावजूद देरी से पहुंचने वाले पुलिस अधिकारियों और विभागों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जेल घूघरा अजमेर में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए अचानक किसी घटना दुर्घटना के समय प्रशासन किस तरह रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन टाइम क्या है, विभिन्न विभागों की उसमें किस तरह ड्यूटी होती है और किस तरह से संपादित करते हैं, उसकी जांच करने के लिए सर्वप्रथम आज एक मॉक ड्रिल की गई और मॉक ड्रिल में सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को सूचना दी गई कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कैदी आपस में लड़ मरे और उन्होंने जेल के अंदर आग लगा दी। इसलिए तुरंत फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य सभी अधिकारी कर्मचारियों को तलब किया गया। करीब सभी अधिकारी कर्मचारी, जो रिएक्शन टाइम है मिनिमम 25 से 30 मिनट का, उसमें सब आ गए। सब ने अपनी अपनी ड्यूटी किस तरह उनको देनी है ये भी हमने जांचा परखा। उसके बाद कलेक्टर साहब ने, मैंने हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जेल अधीक्षक की उपस्थिति में और हमारी पुलिस की टीम जो है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जो टीम हमने साथ ली, अंदर पूरी जेल की बैरकों का निरीक्षण किया। यहाँ जो खूंखार प्रकृति के इसमें कैदी हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखा, उनकी बैरकों की जांच की, तो किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। ये इस तरह की जांच समय समय पर होती रहेगी और राज्य सरकार ने भी अभी इस जेल को और हाई सिक्योरिटी की दृष्टि से अन्य साधन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बजट उपलब्ध कराया है। शीघ्र ही इस जेल का और इसका आधुनिकीकरण होगा, नवीनीकरण होगा और इसको अति मानक, उच्च मानक वाली सुरक्षा जेल में तब्दील किया जाएगा। उसके लिए हमारे प्रयास जारी है। अभी जो सब लोग
कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए वर्षा कुमावत ने अपने सिर का कराया मुंडन। बाल कटवाने के बाद गुजरात की एनजीओ संस्था को बालों का किया दान। अजमेर में गोपी हेयर सैलून पर अजमेर के फायसागर रोड की रहने वाली 24 वर्षीय छात्रा वर्षा कुमावत ने कैंसर पीड़ितों की सेवार्थ अपने सिर का मुंडन कराकर कटे हुए बालों को गुजरात की एनजीओ संस्था को दान कर दिए हैं। वर्षा ने बताया कि उसे कुछ समय पहले ही मालूम चला था कि कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी से कैंसर पीड़ितों के बाल झड़ जाते हैं। ऐसे में कैंसर रोगी महिलाओं की मदद करने की ठानकर उन्होंने अपने बालों का दान किया है। इस पुनीत कार्य में वर्षा की मां किरण और पिता जीवन प्रकाश कुमावत का भी सहयोग रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे इतने लंबे बाल हैं जिनको मैंने आज फाइनली इतने साल बाद के सोचने के बाद डोनेट करे। आज मैं भैया के सैलून पे आई हूँ और आज फाइनली मैंने अपने बाल डोनेट करे। गुजरात में एक एनजीओ है, वहाँ पे मैं अपने बाल डोनेट करने वाली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत फ्री फील हो रहा है, बहुत फ्री फील हो रहा है, लाइक कि जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब लाइफ का सारा टेंशन खत्म हो गया, ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल हेयर हटाने से। और सेकंड चीज, पहली बात तो ये, और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूँगी उन लड़कियों से जो भी जिनके घर वाले अगर इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि डोनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, हेयर डोनेट का अगर जिनके घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो मैं उन सभी गर्ल्स को ये बात बोलना चाहूँगी कि डेफिनेटली उनको जिस तरीके से मैंने आज इतनी हिम्मत करके फाइनली इतनी हिम्मत करके ये काम करा है, तो वो लोग भी जरूर करें। घर वाले सपोर्ट करते हैं तो इस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा ले और अपने हेयर डोनेट करके उन कैंसर पेशेंट्स को बहुत अच्छा अपन एक स्माइल दे सकता है। अगर कोई कैंसर पेशेंट अपनी वजह से खुश हो सकता है, स्माइल आ सकती है, तो ये कोई बुरा नहीं है। बाल तो क्या है, फिर आ जाएंगे। थैंक यू। गोपी हेयर सैलून पर जाकर वर्षा ने अपना मुंडन कराया। गोपी हेयर सैलून संचालक हरीश सेन ने लोगों से अपील की है कि जिंदगी में आए हो तो कुछ नेक कार्य जरूर करके जाओ। आभार व्यक्त करते हैं वर्षा का इनके माता पिता के चरणों में वंदन, जिन्होंने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और अपने सिर का मुंडन करवाने के लिए प्रेरित किया। वर्षा ने कैंसर पीड़ितों के लिए मुंडन कराकर बताया है कि मानव सेवा ही परम सेवा है। दोस्तों, आज मेरे सैलून पे वर्षा कुमावत जी आई है। बहुत अच्छे बाल थे इनके, पर फैमिली ने इनको सपोर्ट किया और ये आज अपने बाल हेयर डोनेट करने के लिए गुजरात की कंपनी में इन्होंने संपर्क किया और आज ये हमारे सैलून पर आके बिल्कुल टकली हुई है। इनसे जानते हैं हेयर डोनेट क्यों करना चाह रहे हैं आप। आइए आप। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस तीसरी आंख से रख रही है हर मूवमेंट पर नजर। लॉकडाउन से लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2 ड्रोन के माध्यम से हर गतिविधि की जा रही है रिकॉर्ड। एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत ने बताया कि शनिवार व रविवार 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहता है। इस दौरान समस्त बाजार व व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहती है। लोग बेवजह घरों से ना निकलें, कहीं भीड़ फिर ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। पिछले 1.5 महीने से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पुलिस के 2 ड्रोन इसी बात की निगरानी करने में लगे हुए हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम 2 ड्रोन से हर मूवमेंट पर निगरानी की जाती है। भीड़ होने या नियमों का उल्लंघन होने पर कंट्रोल रूम को सूचित कर संबंधित पुलिस को तत्काल घटनास्थल पर भेजकर कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाती है। इस प्रक्रिया से पूरे शहर पर नजर रखने में काफ़ी आसानी और मदद मिलती है। शनिवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर जेएलएन और पटेल मैदान के अंदर से ड्रोन उड़ाकर आसपास के समस्त चौराहों और व्यस्ततम इलाकों में होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर ज़िले में और अजमेर शहर में संपूर्ण जिला क्षेत्र में करीब 1 महीने 1.5 महीने से निगरानी रखी जा रही है ड्रोन के द्वारा। 2 ड्रोन है, इस बारे में पूर्व में बताया जा चुका है। एक ड्रोन ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक शहरी क्षेत्र के लिए। अजमेर शहर के लिए प्रतिदिन ड्रोन से निगरानी की जाती है। और आज ही सुबह JLN हॉस्पिटल गंज और कोतवाली सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन उड़ा करके निगरानी की गई, फुटेज लिए गए और संबंधित थाना अधिकारियों को निर्देश देके वहाँ पे आवश्यक कार्रवाई करवाई गई। कलेक्ट्रेट परिसर आसपास का जो क्षेत्र है, इसकी आज के दिन मॉर्निंग में जो है निगरानी की गई है, जो अभी भी की जा रही है और प्रतिदिन ये पहले से ही करते आ रहे हैं। सर कितने टाइम तक रहता, दिन भर क्या प्रतिक्रिया रहती है ड्रोन डिपार्टमेंट? नहीं, ड्रोन तो सुबह और शाम दोनों टाइम उड़ाते हैं और बैटरी बीच में चार्ज कर लेते हैं और करीब 1-1.5 महीने से ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। श्रीमान IG साहब, SP साहब के निर्देशों से ये सारा जो अजमेर ज़िला है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र पूर्व में मैंने बताया था ना आपको, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, नसीराबाद, ये जो बड़े शहर है, पुष्कर हैं, इन पे भी ड्रोन उड़ाया जा रहा है ताकि निगरानी अच्छे से की जा सके कि कौन से क्षेत्र में भीड़ है ना। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये टीम बराबर काम कर रही है। सर जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है बाद में? नहीं, तुरंत टेलीफोन करके कंट्रोल रूम के द्वारा बता दिया जाता है कि आप वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहले से ही जाब्ता लगा होता है। आधा 1 किलोमीटर पे तो जाब्ता भी पहुँच जाता है, थानाधिकारी स्वयं पहुँच जाते हैं, चेतक सिग्मा पहुँच जाती है और तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो उससे क्या है कि लोगों को भी होता है, कई बार पब्लिक ये सोचती है कि अभी पुलिस का मूवमेंट नहीं है, हमें कोई नहीं देख रहा है। ड्रोन यदि देखता हो तो लोगों को ये पता रहता है कि हम हर जगह विजिबल है, तो सही ढंग से नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसी पर्पज़ से ये सब कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर साहब और SP साहब बहुत ज़्यादा संवेदनशील है इस मामले में और यही इसका परिणाम है कि आज 8 पूरे ज़िले में 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब हमारा ज़िला जो है निरंतर इस क्षेत्र में जो है अच्छी रिकवरी कर रहा है और आगे भी अच्छी करेगा। घर में घुसा दुर्लभ कॉमन कैट यानी बिल्ली सांप, सर्प रक्षक ने किया रेस्क्यू। बिल्ली सांप होता है हल्का विषैला, इसका साइंटिफिक नाम है बोइगा ट्रिगोनाटा। चंद्रदाय नगर D ब्लॉक निवासी डॉक्टर BR छीपा को सुबह 5:30 बजे घर के दरवाजे के पास एक सांप दिखाई दिया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए इनके पुत्र कृष्ण गोपाल ने मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्प रक्षक विजय यादव को कॉल किया। सर्प रक्षक यादव ने कृष्ण गोपाल के घर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर लिया और परिवार को सर्प भय से मुक्त किया। सर्प रक्षक विजय यादव ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप एक कॉमन कैट स्नैक है। इसकी आंखें बिल्ली के समान दिखाई देती हैं, इसलिए आम भाषा में इसे बिल्ली सांप भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम बोइगा ट्रिगोनाटा है। यह हल्का विषैला सांप होता है लेकिन मनुष्य के लिए खतरनाक नहीं होता। इसके सिर पर अंग्रेजी के अक्षर Y की आकृति बनी होती है। इस सांप की संरचना विषैले सांप सॉ स्कल्ड वाइपर के समान दिखाई देती है और यह वाइपर की मुद्रा में ही शिकार या खतरा होने पर हमला करता है, जिसकी वजह से लोग इससे अधिक डर जाते हैं। इसी कारण लोग इसे मार देते हैं। इसी वजह से यह कैट स्नैक विलुप्त होते जा रहे हैं। यह सांप घरों के आसपास पेड़ों पर अधिक पाया जाता है। यह रात में शिकार करने वाला सांप होता है। हालांकि आमतौर पर इसकी लंबाई 36 इंच और कभी कभी 48 इंच तक भी हो सकती है। इस सांप का भोजन प्राय छिपकली, पक्षी, पक्षियों के अंडे, मेंढक, चूहे और गिरगिटाती होते हैं। सर्परक्षक यादव के द्वारा रेस्क्यू किए गए सैकड़ों सांपों में से इस प्रजाति के इस सहित केवल 6 सांप ही रेस्क्यू किए हैं। 11 जून को सर्परक्षक विजय यादव का जन्मदिवस था। इस अवसर पर शहरवासियों ने इन्हें शुभकामनाओं एवं बधाइयों के असंख्य संदेश भेजे, जिसके लिए सर्परक्षक सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण के संतुलन में सहयोगी सरीसृप प्रजातियों की इसी तरह रक्षा करते रहेंगे और शहरवासियों और ग्रामीणों को सर्प भय से मुक्त करते हुए सांपों की सही जानकारी देकर जागरूक करते रहेंगे, ताकि सांपों का संरक्षण किया जा सके और विलुप्त होते हुए ऐसे सुंदर सांपों को बचाया जा सके, साथ ही मानव भी सुरक्षित रह सके। सर्परक्षक ने रेस्क्यू किए गए सांप को सामान्य जीवन जीने के लिए पुनः सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर।
मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज सुबह 5:30 बजे जब पानी आता है तो पानी भरने के समय मकान के जो है मेन गेट के पास में, गेट खोलते ही जहाँ पानी भरते हैं वहीं जो है सांप एक ब्राउन कलर का चितकबरा टाइप का एक बैठा हुआ था। और उसको देखते ही तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है, और उसी समय लाइट चली गई थी। और तुरंत लाइट जाने के बाद में मैं मोबाइल लेकर गया, उसको टॉर्च से देखा तो वो सांप ही बैठा हुआ था। और कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोस में भी एक कोबरा निकला था, और उस समय भी जो है मिस्टर विजय कुमार यादव जी यहाँ उनको रेस्क्यू करने के लिए आए थे, पकड़ने के लिए आए थे उस कोबरा सांप को। और उस सांप को पकड़ने के बाद में उन्होंने हमारी एक क्लास ली थी। उस क्लास में उन्होंने जितनी बातें सांप के बारे में बताई, उससे जो है मुझे आज जो सांप निकला वो बिल्कुल ब्राउन सा सांप था, और बिल्कुल इनएक्टिव मोड में था क्योंकि कुछ खाया हुआ था, इसलिए रेस्टिंग मोड में था। और जैसा कि यादव साहब ने हमें बताया था कि भाई हर सांप इतने जहरीले नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो यदि उस दिन की यदि क्लास नहीं ली हुई होती तो क्या पता निश्चित रूप से मैं आस पड़ोसियों को इकट्ठा करता और उस सांप को आज कोई ना कोई जो है वो डर के मारे, क्योंकि सांप का भय ऐसा रहता है कि देखते ही लोग बाग उसको टूट पड़ते हैं। तो आज निश्चित रूप से उसकी आज जो है उसकी मृत्यु होती, कोई ना कोई इसको मारता डंडे से। लेकिन उस दिन की जो जानकारी जो यादव साहब ने दी कि इतने कम हो गए हैं, बहुत से सांप जो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं और इनसे इंसान को खतरा नहीं है, तो खुद जो है इंसान से डर के चलते हैं। तो उसके चलते मैंने थोड़ा सा धैर्य रखा और उसका वीडियो बनाया, और जैसा वो जो जहाँ जा रहा था छुपने के लिए उसको मैंने जाने दिया। और चूँकि वो खाया हुआ था, मुझे पता था कि वो इतना हानिकारक नहीं हो सकता अभी, तो मैंने तुरंत यादव साहब को फ़ोन लगाया। यादव साहब ने उसकी मिस फ़ोटो या वीडियो जो यदि मेरे पास, उन्होंने कहा कि भी खींच रखी तो भेज दीजिए। मैंने तुरंत भेज दी। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये खाया हुआ है और मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। थोड़ी देर में ही यादव जी आ गए यहाँ पर, और उन्हें आते ही देखा, उसको पहचान करके उन्होंने बताया कि भाई ये कैट स्नेक है और ये ज़्यादातर रात में निकलता है और बहुत ही कम है। अपने अजमेर में उन्होंने जो है बहुत ही कम कैट स्नेक देखे हैं, और ये हो सकता है कि लोगों की नॉलेज के अभाव के कारण लोग बाग इनको जो है देखते ही मार देते हैं, इस कारण से बहुत शायद ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो यदि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यादव साहब की जो प्रकृति प्रेमी की जो एक कार्यशैली सोच है, उसके कारण जो उन्होंने हमारी क्लास ली, और ये उन्होंने इसको पकड़ने के बाद भी जो है हमें काफ़ी और भी नई जानकारी दी है कि भाई सांप को जो है जितना हो सके, वो चूँकि खुद ही हमसे डरता है, कि उसको बिना जाने पहचाने उसको न तो उसको छुएं न उसको हार्म करें। ठीक है, कोई जो रेस्क्यू करने वाला है, उनके जो भी आपके पास में नंबर हों, आप उनसे संपर्क करें और उसको जो है प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू कराएं, ताकि कम से कम उसका भी जीवन बचे। और आज जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में पहले जो भय रहता था कि देखते ही घबरा जाना और सांप के ऊपर टूट पड़ना, वो आज मुझे काफ़ी मैं अपने आप को गुड फील करता हूँ कि भाई यादव साहब की जो बताई हुई बातें थी, उसके कारण आज इस सांप का जो है जीवन बच गया। और अब जो है इसको उन्होंने पकड़ लिया है, पकड़ करके अब इसको छोड़ने जा रहे हैं हम लोग जंगल में, ताकि वो उसको अपना जो है फूड जो भी उसको मिलता रहे और वो अपना जीवन यापन करता रहे। तो यादव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों से यही मेरे निवेदन है कि हम लोग इतना पैनिक नहीं हो, सांप को देखते इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उसको पहचाने, डरे नहीं, वो जो एक्शन ले रहा है, यदि आपके पास में मोबाइल है तो उसको आप ऑब्जर्व करें, उसको देख लें हल्का सा कि वे कहाँ क्या है, और तुरंत किसी को बुला करके और किसी रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति को बुला करके आप उसको जो है पकड़वाएं, उसको मारें नहीं, उसके ऊपर टूट ना पड़े। ये मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है। चिकित्सालय प्रकरण में पुष्कर तीर्थ के अस्तित्व एवं जनता के साथ विश्वासघात। नगर पालिका पुष्कर आपत्तियां मांगने का रचती रही झूठा नाटक। स्वायत्त शासन विभाग ने कर दी 12.5 बीघा भूमि आवंटित। पुष्कर कस्बे वासियों के विरोध को दरकिनार कर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी द्वारा आखिर हॉस्पिटल भवन के लिए शहर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में पुष्कर सरोवर के कैचमेंट एरिया में 12.5 बीघा भूमि पुष्कर राजकीय चिकित्सालय के लिए निःशुल्क आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए गए। पालिका ने भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए आमजन से मिली आपत्तियों का निस्तारण करने से पहले ही विभाग ने पालिका को भूमि आवंटन की मंजूरी दे दी, जिसके चलते आपत्तिकर्ताओं के साथ साथ नगरवासियों में भी गहरा आक्रोश व्याप्त है और अब आंदोलन की रणनीति बनना शुरू कर दी गई है। भूमि आवंटन के आदेश को लेकर हाईकोर्ट में भी चुनौती देने का निर्णय लिया गया। इसी को लेकर पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर और पार्षद रवि बाबा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री के नाम
500 से अधिक लोगों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया कि पुष्कर नगरपालिका पुष्कर वासियों से आपत्ति मांगने का झूठा नाटक रचकर बेवकूफ बनाती रही। इधर नाटकबाजी चलती रही, उधर खरकेड़ी मार्ग पर नवीन चिकित्सालय हेतु सरकारी कागजों में भूमि आवंटन के आदेश जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा 21 मई 2021 को ही एनओसी देते हुए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी। यही नहीं, राज्य सरकार के स्तर पर भी निदेशक स्वायत्त शासन विभाग ने एक और आदेश भू उपयोग परिवर्तन व भूमि आवंटन के 7 जून 2021 को ही जारी कर दिए थे। तो क्या नगर पालिका को इन आदेशों की जानकारी नहीं थी? जरूर थी। फिर भी 23 मई से कल 10 जून तक भी आम जनता से आपत्तियां लेने का नाटक क्यों रचाया गया? भूमाफियाओं के दबाव में अंदर खाने आदेश होने के बाद भी जनता को भ्रम में रखना। 8 जून को गांवों के पंचों सरपंचों के ज्ञापन, 9 जून को एक पत्र चलाकर निर्वाचित सहमत पार्षदों से सहमति, विरोध में हस्ताक्षर, फिर यह सब अभियान चलाने की क्या आवश्यकता रह गई थी? जबकि भूमि का आवंटन इन सब नाटकबाजी से पहले ही हो गया था। पुष्कर की जनता और पुष्कर तीर्थ के साथ ऐसा अन्याय और विश्वासघात आज तक इतिहास में पहले कभी नहीं देखा न सुना। जहां कुछ चंद स्वार्थी जनप्रतिनिधियों और नापाक इरादे रखने वाले भूमाफियाओं को अनुचित लाभ पहुंचाने के खेल में जनता के भविष्य के हितों को पलीता लगाने का ऐसा घिनौना नाटकीय षड्यंत्र रचा गया। चंद दिनों में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ऐसे कारनामा कर दिखाया गया कि आज पुष्कर का हर एक नागरिक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और सोच भी नहीं सकता कि ऐसा अन्याय और धोखा और विश्वासघात पुष्कर तीर्थ और जनता के साथ हो जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हमने आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पुष्कर के गणमान्य लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्री जी एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें पुष्कर तीर्थ में नवीन चिकित्सालय निर्माण को लेकर और भूमि आवंटन को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उस संबंध में हमने आज श्रीमान जिला कलेक्टर को अपने ठोस सबूतों के साथ कि ये क्षेत्र कैचमेंट एरिया में पुष्कर सरोवर के नदी बहाव क्षेत्र में और सघन वन क्षेत्र में आता है और ये इकोलॉजिकल और इको सेंसिटिव जोन है और यहाँ भविष्य में किसी प्रकार की कोई आबादी विस्तार की संभावनाएं नहीं है। और यदि यहाँ किसी भी प्रकार से चिकित्सालय का निर्माण होता है तो बायो मेडिकल वेस्ट पुष्कर सरोवर में बहकर आने की पूरी संभावना है। तो हमने उनने पूर्व में जो श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित भूमि थी और जिस पर नगरपालिका ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था 2 जुलाई 2019 को, उस संबंध में उनको सारी जानकारी सबूतों के साथ पेश की कि यहाँ किसी भी प्रकार की आपत्ति मास्टर प्लान के तहत तकनीकी आपत्ति नहीं है। और यदि आज उसी जगह पे ये हॉस्पिटल बनाया जाता है तो जहाँ आज नवीन विकसित संस्थान बने हुए हैं वहाँ बाईपास पास में है और वहाँ उसके सामने 120 फीट की सेक्टर रोड है और साथ ही जो ये मुख्यमंत्री आवास योजना है, मुख्य उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, इन तमाम संस्थानों के आसपास यदि चिकित्सालय बनाया जाता है तो पुष्कर नगर के लोगों को, पेरापेरी गांवों के लोगों को उनके व्यापक हित में होगा। और जब ये सब सारी प्रक्रिया चली रही है तो नगरपालिका द्वारा जो आपत्तियां मांगी जा रही है, कल तक जो आपत्तियां मांगी गई, पर लेकिन उससे पहले ही राज्य सरकार ने 7 जून 2021 को आवंटन के आदेश खरेकड़ी मार्ग के ही निकाल दिए। तो हमने आज उसके विरोध स्वरूप इन सब बातों के ठोस सबूत देते हुए इनसे निवेदन किया है कि हमारी भावना, पुष्कर तीर्थ के नागरिकों की भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के से आप अवगत कराएं और उस जो आवंटन किया गया खरेकड़ी मार्ग पे उसको रद्द करके और पूर्व में जो चिन्हित की गई है भूमि है उसी का आवंटन चिकित्सालय निर्माण के लिए किया जाए। हमारे साथ पुष्कर से पार्षद रविकांत बाबा, जयनारायण दग्धी एवं रेस्क्यू कमेटी के अध्यक्ष अमित भट्ट, एनिमल सोसाइटी के हेमंत रायता एवं तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि बैजनाथ पारासर साथ थे। बयानवीर बनकर विधायक वासुदेव देवनानी आम जन को दिग्भ्रमित करने वाले दे रहे हैं बयान।
पूर्व पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह रलावता ने पत्रकार वार्ता कर विधायक देवनानी को घेरा। बीसलपुर का पानी तत्कालीन जल संसाधन मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट द्वारा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर जयपुर भेजा गया था और उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी पानी के लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं। पिछले 18 साल से वे इस शहर के विधायक हैं। उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किए यह बताएं। बयानवीर बनकर नित नए बयान जारी कर सरकार को कोसने की बजाय अपने कार्यकाल में किए गए कार्य और विकास की हकीकत जनता को बताएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक विधायक के 5 करोड़ रुपए के बजट में से 25 लाख रुपए कोरोना काल में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए राशन व खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित किए। दोनों अजमेर के विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस पैसे से कितने लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई यह बताएं। विधायक आम जन को दिग्भ्रमित करने वाले बयान देकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का वकील कमजोर होता है वह मुकदमा हार जाता है। अजमेर के वकील विधायक देवनानी 18 साल से शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया अजमेर की जनता के लिए यह बताएं। टाटा पावर को अजमेर लाने का श्रेय भी भाजपा सरकार को है। उस वक्त देवनानी खुद मंत्री थे सरकार में। ऐसे में कांग्रेस सरकार को कोसने से क्या फायदा। रलावता ने रेवेन्यू बोर्ड के विघटन की घटना को भी वसुंधरा सरकार की देन बताया। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार को हम ही आगाह कर रहे हैं कि रेवेन्यू बोर्ड का विघटन नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। शनिवार को पूर्व कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी सचिव रहे महेंद्र सिंह रलावता पत्रकार वार्ता आयोजित कर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी से उनके द्वारा दिए गए बयानों के जवाब मांग रहे थे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर के अंदर जो विधायक का तो दायित्व बनता है कि जनता की सेवा करे, जनता को वस्तु से अवगत करावे, जनता को सत्यता के साथ के अंदर उसका सरोकार करावे। पर पिछले दिनों में जब देख रहा हूँ कि जिस तरह के बयान जो जारी किए जा रहे हैं वो दिग्भ्रमित करने वाले बयान हैं, लोगों को बरगलाने वाले बयान हैं, लोगों में झूठ फैलाने वाले बयान हैं। जैसे कि मैं निवेदन कर रहा हूँ, पिछले दिनों वासुदेव देवनानी जी ने एक बयान जारी किया कि बीसलपुर का पानी इस कांग्रेस राज की वजह से वहाँ चला गया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ उनको, जब बीसलपुर का पानी गया, श्रीमान सांवरलाल जी जिला जल मंत्री थे राजस्थान के। बीसलपुर का पानी जब जयपुर गया उस टाइम आप राजस्थान सरकार के मंत्री थे, अजमेर से आप विधायक थे, आपके कार्यकाल में पानी गया है। जबकि किशन मोटवानी जी खाली केवल मात्र अजमेर की यही पेयजल योजना को लेकर आए थे बीसलपुर को। उसी तरह से इन्होंने कहा था कि टाटा पावर के द्वारा बिल आ रहे हैं, लोगों में लाइट नहीं पहुंच रही है, ट्रिपिंग का केस हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अजमेर शहर को पूरा बंद करवाया था। विभिन्न ज्ञापन दिए थे, विभिन्न मांग की गई थी। उस टाइम श्रीमान मंत्री थे और मंत्री होने के बाद इन्होंने सकारात्मक प्रयास नहीं करके, और ये टाटा पावर आज प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया। जो जनता आज उससे परेशान हो रही है, बिलों की उनके ऊपर जो मार पड़ रही है, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो श्रीमान सम्मानीय विधायक महोदय हैं जो उस टाइम के तत्कालीन मंत्री थे। इन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने आज की तारीख के अंदर कि आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं पूरी डेवलप नहीं हो पाई। तो 18 साल से श्रीमान मान्यवर जी अजमेर से विधायक हैं, तो अगर हॉस्पिटल में कोई कमी रह गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और तो और सबसे बड़ा निवेदन मैं इस बात का करना चाहता हूँ कि अजमेर में नहीं, राजस्थान में हर संभाग के मुख्यालय पे स्पेशल जो कैटेगरीज की जो होती है स्पेशल भाई, वो सब जगह है, खाली अजमेर को छोड़कर। लोग कहते हैं जिस आदमी का वकील कमजोर होता है वो मुकदमा हारता है। 18 साल से अजमेर के हितों की रक्षा करने के श्रीमान वकील थे। तो इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के नाम के ऊपर नहीं गए। आज जो दुनिया भर का जब इसमें काम हो रहा है, आज उसी तरह से है कि वो ये स्वास्थ्य सेवाओं के साथ के अंदर आज वो बात करते हैं रसद सामग्री की 25 लाख रुपए 5 करोड़ के बजट में से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल कहा है कि 25 लाख रुपए एक विधायक अपने क्षेत्र में खाद्यान्न के लिए सप्लाई करेगा, पुणे सप्लाई के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। उसमें आज तक इन्होंने 1 रुपया जारी नहीं किया है।
उनको कांग्रेस में नहीं, उनको अपने भारतीय जनता पार्टी का जो नगर निगमों का बोर्ड है उस पर विश्वास नहीं है कि उनके माध्यम से भी अगर जो आज उनको करना चाहिए था, ये 50 लाख रुपये अगर रिलीज होते तो आम जनता को राहत मिलती, लोगों को खाद्यान्न की सुविधाएं पूरी हो पाती, पर उन लोगों ने 1 रुपया जारी नहीं किया। इसके साथ साथ के अंदर इन लोगों ने आज जो आपका रेवेन्यू बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड का जो विघटन की जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की सरकार से जब की बात है, उसकी बात के अंदर अब दोबारा उसी प्रस्ताव को दोबारा लाया गया है। निःशुल्क से मान के चलिए, ये अजमेर के हित का प्रस्ताव है, अजमेर के स्वाभिमान का प्रस्ताव है। राजस्व मंडल का विघटन नहीं होना चाहिए, और राजस्व मंडल के विघटन को रोकने के लिए चाहे हम लोगों को सड़कों में उतरना पड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी ये बात रखनी पड़े। मैंने पत्र लिखा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, मैंने पत्र लिखा है राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी जी को, मैंने पत्र लिखा है राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर जी को कि अजमेर में राजस्व मंडल का विघटन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये हमारे अजमेर की अस्मत का सवाल है, इसके लिए हमें सड़कों पर उतर के भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी कांग्रेस सरकार के सामने लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे, पर यह राजस्थान में हमारे यहाँ का विघटन को है उसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा था कि तमाम मुद्दों पर वो बयान जारी करें, विकास उनके माध्यम से हो। हम मानते हैं आप विधायक हैं, पर विधायक जी के कार्यकाल के अंदर आज बोराज के अंदर हाथीखेड़ा के बिल्कुल पास नज़दीक है, पिछली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मेरी अनुसार पे एक स्कूल सैंक्शन हुई है आपके हाई सेकेंडरी जम्मूपुरी जिले के अंदर, वो ही आपकी बोराज। अब श्रीमान कहेंगे कि साहब कि वो कैसे कर देंगे? अरे भैया, वो ऐसे कर देंगे जब राजस्थान में राज कांग्रेस का है तो कांग्रेस की नुमाइंदगी नहीं सुनी जाएगी तो क्या आपकी सुनी जाएगी? क्या आपके अनुसंधान पे जब आप एक पटवारी का और एक टीचर का आप ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं तो विकास कैसे करा सकते हैं? क्यों जनता को धर्मित कर रहे हो? इसलिए उनको कड़े शब्दों में इस भाषा का जो मेरा आचरण नहीं है, जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, पर मुझे मजबूरन इस भाषा में बात करनी पड़ रही है कि पानी सर के ऊपर निकल गया, झूठ का पुलंदा इतना ज़्यादा फैल गया है कि ऐसे मंत्री का जो 18 साल से अजमेर के विकास को अवरुद्ध करके बैठा है, उनसे निवेदन है सकारात्मक राजनीति कीजिए अजमेर के विकास के लिए, अजमेर के स्वाभिमान के लिए, अजमेर की प्रगति के लिए। आपके साथ अजमेर का कोई विकास होगा, हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे, पर कम से कम अजमेर का जो विकास है उसका काम कीजिए। दिन भर में अपने बयान जारी मत कीजिए, बयान जारी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। एक लाइन और कहूँगा आपको कि पिछले दिनों के अंदर 5000 साल से हमारे हिंदुओं की सभ्यता संस्कृति है। लोग कहते हैं भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति है। 2 साल पहले पूरे हुए मोदी जी के, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। इन्होंने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किए गए, 2 साल बेसीमान। अरे भाई, पहली बार शमशानों के बाद लाइनें लग गई, फिर भी तुम अभिनंदन कर रहे हो। पहली बार गंगा के अंदर है कि 2,000 लाशें बरामद हो रही है, फिर भी तुम अभिनंदन कर रहे हो। अभिनंदन करो उस गरीब का, उस गणेश का जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, उसके आज के आंसू पहुँचने का प्रयास करो, गरीब के साथ सहभागी बनो। धन्यवाद। जय हिंद। आगे 25 लाख की बात कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की अवैध एलोपैथी नशीली दवाओं के मामले में फरार चल रहा मुख्य अभियुक्त श्याम सुंदर मुंदड़ा गिरफ्तार। अजमेर जिला स्पेशल टीम को विशेष प्रयासों के बाद मिली सफलता, आरोपी को मेड़ता से किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की अवैध एलोपैथी नशीली दवाओं के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त श्याम सुंदर मुंदड़ा को अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम और रामगंज थाना पुलिस की टीम ने विशेष प्रयासों के बाद मेड़ता से गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 24 मई को जयपुर पुलिस की इत्तला पर रामगंज थाना पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी थी। इसके बाद 1 जून को रामगंज थाना पुलिस ने 2.5 करोड़ और अलवरगेट थाना पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं पकड़ी थी। तीनों ही मामलों में 8/22 NDPS एक्ट में आरोप पंजीकृत कर मुख्य कारोबारी आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा की तलाश की जा रही थी। इस दौरान DST के हेड कांस्टेबल मनोहर सिंह को आरोपी के मेड़ता में होने की सूचना मिली, जिस पर DST के जगमाल, मनोहर सिंह, रणवीर सिंह, रामबाबू और रामगंज थाने के संदीप कुमार की एक टीम ने 11 जून को लंबे समय से फरार चल रहे श्याम सुंदर मुंदड़ा को मेड़ता के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी काफ़ी दिनों से हुलिया और नाम बदलकर राज्य के अलग अलग जगह पर छिप रहा था। आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा का PC रिमांड लेकर प्रकरण में लिप्त संपूर्ण नेटवर्क के संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। SP शर्मा ने बताया कि मुंदड़ा को पकड़ने वाली टीम के सदस्यों को विशेष पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दिनांक 23/5/2021 को जयपुर पुलिस की इत्तला पर रामगंज पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करके नशीली दवाइयों की एक खेप पकड़ी थी, जिसके संबंध में थाना रामगंज पर एक मुकदमा दर्ज हुआ 8/22 NDPS एक्ट के तहत। उसमें एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ और उसका अनुसंधान थानाधिकारी क्लॉक टावर को दिया गया। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए CO साउथ मुकेश सोनी जी को अनुसंधान अधिकारी बनाया गया और एक स्पेशल टीम उनके अनुसंधान में सहयोग करने के लिए गठित की गई, जिसमें थानाधिकारी रामगंज, थानाधिकारी क्लॉक टावर, थानाधिकारी अलवर गेट, DST प्रभारी और उसकी टीम सबको इस मुकदमे की गहनता से तफ्तीश करने हेतु लगाया गया। दौरान तफ्तीश पुनः नशीली दवाइयों की खेप बिक्री होने की एक जानकारी हमारी स्पेशल टीम को मिली। स्पेशल टीम ने बोगस ग्राहक बना के उसे नशीली दवाई खरीदने का सौदा किया और दिनांक 1/6/2021 को सुबह पुनः नशीली दवाइयों की 2 खेप पकड़ी और 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ये जो नशीली दवाइयाँ, जिसमें गोलियाँ, इंजेक्शन, कैप्सूल इत्यादि हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में आकी गई, वो किसी श्याम मुंदड़ा के लिए खरीदना या परिवहन करना इन्होंने बताया। उसके बाद श्याम मुंदड़ा जो अजमेर शहर का निवासी है, उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। वो फरार हो गया। फरार होने के बाद उसकी तलाशी में CO साउथ के नेतृत्व में जो स्पेशल टीमें गठित की गई थी, उनको तलाश में लगाया गया, जो पिछले करीब 10 दिन से लगातार तलाश कर रही थी। और कल ही हमारी स्पेशल टीम के जो मेंबर है मनोहर सिंह, हेड कांस्टेबल, उसको कोई मुखबिर से इतला मिली कि ये मेड़ता नागौर में इसकी लोकेशन पाई गई है। उस सूचना पर हमारी स्पेशल टीम के सदस्य, चारों SHO रामगंज, क्लॉक टावर, अलवर गेट और DST टीम के सदस्य, विशेष रूप से जगमाल दाइमा ASI, मनोहर सिंह हेड कांस्टेबल, रणवीर हेड कांस्टेबल, राम बाबू कांस्टेबल, इसके साथ ही थाने की टीम CO साउथ के नेतृत्व में इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई और कल रात को इसको दस्तयाब करके रिटेन किया गया और आज बाद पूछताछ इसको मुकदमा नंबर 183/21 थाना रामगंज में 8/29 NDPS एक्ट में गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। विस्तृत रूप से पूछताछ करने के लिए इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और बाद पूछताछ ये तय किया जाएगा कि ये धंधा कब से कर रहा है, कहाँ से माल खरीदता रहा है, किन किन लोगों को इसने माल बेचा है, इसके लिए ये किन किन माध्यमों का सहारा लेता था, किस तरह से अपना ये व्यापार, अवैध व्यापार करता था। इसके संबंध में गहनता से अनुसंधान CO साउथ मुकेश सोनी के नेतृत्व में हमारी स्पेशल टीम और चारों SHO और उनकी टीम मिलकर करेगी। लगातार 2 दिनों से सदगुरु इंटरनेशनल व सिंधी संगीत समिति द्वारा फूड किट किए जा रहे हैं वितरित। आदर्श स्कूल में 200 गरीब जरूरतमंद लोगों को दिए किट। सदगुरु इंटरनेशनल व सिंधी संगीत समिति द्वारा पिछले लगातार 2 दिनों से गरीब जरूरतमंद परिवारों को लॉकडाउन के बीच कोई काम धंधा नहीं मिलने से हो रही खाने पीने की तंगी को देखते हुए फूड किट वितरित किए जा रहे हैं।
समिति पदाधिकारी व सदगुरु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट राजा डी थारवानी के सानिध्य में 150 से 200 परिवारों को खाद्य सामग्री के किट प्रदान किए गए। सिनेमा रोड स्थित आदर्श स्कूल में जरूरतमंदों को वितरित किए गए किट में 15 दिन की खाद्य सामग्री जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर, चाय और सूखे मसाले आदि शामिल हैं दिए गए। सदगुरु ग्रुप और शिवाराम लालचंदानी ट्रस्ट द्वारा सदगुरु ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल चंदीरानी, प्रेसिडेंट प्रकाश लालचंदानी और वाइस प्रेसिडेंट आर डी धानवानी के सानिध्य में सदगुरु आर्केड कंस्ट्रक्शन एंड विजय मंगलानी, CFO विजय आसनानी, जूही लखवानी आदि ने राशन किट वितरित किए। इस मौके पर सिंधी संगीत समिति के अध्यक्ष मनोहर मोटवानी, जितेंद्र रंगवानी, पार्षद रमेश चेलानी, नितेश लालवानी आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज कितने दिन हो गए सेवाएं करते हुए और किसकी तरफ से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल और सेवा ट्रस्ट द्वारा हम ये लास्ट 45 दिनों से खाद्य सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम लगातार निरंतर करे जा रहे हैं। इसमें 15 दिन की सूखी सामग्री, जैसे कि हमने पहले भी बताया, आटा, दाल, चावल, तेल इत्यादि सूखे मसाले सब हम बांट रहे हैं। शहर के जिस भी कोने में हम पहुंच पा रहे हैं, हम वहां पर ये सेवा कर रहे हैं। हमने अजय नगर, कच्ची बस्ती, भगवानगंज, भजनगंज, कल्याणीपुरा, आदर्श स्कूल का एरिया, पंचशील, माकड़वाली गांव, वैशाली नगर, शास्त्री नगर, पुलिस लाइन एरिया, ये सब एरिया कवर किए हैं जी। क्या आप कर रहे हो इसके अंदर और आज कहाँ बैठा? आज हमने ये पार्षद जी रमेश चेलानी जी के साथ आदर्श स्कूल मैजिस्ट्रिक के पास 150 से ज़्यादा किट बांटे। यही सेम कार्यक्रम हमने कल भी किया था। हमारे ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर अनिल चंदीरानी जी, प्रेसिडेंट प्रकाश लालचंदानी और वाइस प्रेसिडेंट राजा डी थारवानी के सानिध्य में हम ये लगातार करते आ रहे हैं। इसके सिवाय हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, N95 मास्क, सैनिटाइजर्स और रेडी फूड पैकेट नगर निगम के साथ मिलकर भी वितरित किए हैं। इसके सिवाय पशु पक्षियों के लिए भी हम चारा, जैसे कि बाजरा, रजका, मक्का, सब अरेंज कर रहे हैं। तो अब ये इस हफ्ते तक है कार्यक्रम, आगे जैसे ज़रूरत रही वैसे हम देखेंगे। किस तरह के लोग थे जरूरतमंद पैसा और किस तरह से आपने आग्रह किया था सदगुरु से? हमारे सिंधी शिक्षा विकास समिति में काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार हैं। हमने राजा ठारानी को आग्रह किया था कि इन्हें भी बहुत ज़रूरत है, ये भी ज़रूरतमंद परिवार के हैं। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए आज आदर्श विद्यालय में जो 300 किट बांटी है ज़रूरतमंद परिवार को, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वह हमेशा ऐसा काम करते रहे, समाज सेवा करते रहे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं आज 300 किट करीब बांटे हैं और उसमें 15 दिन की सूखी सामग्री है, जिसमें शक्कर, आटा, दाल, चावल, गेहूँ, काफ़ी सामान है और मसाले भी हैं। कौन थे आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में मनोहर मोटवानी जी, जीतू भैया, तरुण लालवानी जी, आत्म प्रकाश उदासी, गोविंद जैनानी, ये सब हमारे सिंधी शिक्षा विकास समिति जो मेंबर हैं वो सब उपलब्ध थे, यहाँ पर सब अवेलेबल थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सदगुरु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजा थारवानी जी को और उनकी सारी टीम को। जूही लखवानी जी हैं और विजय आसवानी जी हैं, जो लगातार 45 दिन से इस कोरोना महामारी में, जब से लॉकडाउन लगा तब से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज हमारे सिंधी संगीत समिति में भी इन्होंने कल भी 150 किट वितरण किए थे और आज भी इन्होंने 200 किट वितरण करने का लक्ष्य लिया है। उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किट में 15 दिन की सूखी सामग्री दे रहे हैं। आटा है, चावल है, दाल है और सूखी सामग्री पूरी जो किट है, शक्कर है, पूरा किट दे रहे हैं। सिविल लाइन थाना अंतर्गत लोहाखान इलाके में दोस्त ने दोस्त पर किया चाकू से वार। बच्चों के बीच खेलने की बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान किया हमला। सिविल लाइन थाना अंतर्गत शुक्रवार देर रात PWD क्वार्टर में रहने वाले अनुराग पर उसी के दोस्त पीयूष ने चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन चौधरी सिग्मा पुलिस की इत्तला पर मौके पर पहुंचे और घायल का मेडिकल और इलाज कराने अस्पताल लेकर आए। अर्जुन चौधरी ने बताया कि PWD क्वार्टर में रहने वाले अनुराग पर उसी के दोस्त शिव मंदिर निवासी पीयूष ने चाकू से पीठ पर वार कर दिया है। घटना बच्चों की खेलने की बात को लेकर अंजाम दी गई है।
दोनों आपस में दोस्त हैं। फिलहाल घायल अनुराग का जेएलएन अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। वहीं फरार आरोपी पीयूष की तलाश जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अभी 10:30 पर सिग्मा वाले ने सूचना दी कि पीडब्ल्यूडी क्वार्टर पे अनुराग नाम का व्यक्ति है जिसके चाकू लग गया और जिसको हम हॉस्पिटलाइज के लिए एडवाइज कर रहे हैं, तो आप लोग भी हॉस्पिटल पहुँचे। जिस पर मैं अभी मौके पर आया हूँ। मेडिकल तहरीर दी है मेडिकल जुरिस्ट साहब को और उसका मेडिकल मुआयना भी करवाया है। पीठ के पीछे उसके एक ही जगह चाकू लगा है, जिसका घाव का तभी डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। वैसे ज़्यादा कोई गंभीर चाकू नहीं लगा है, पर अभी देखते हैं। उसके का कुछ पता चला क्या? आरोपी का वो बता रहा है कि मेरे छोटे बहन भाई थे जो वहाँ खेल रहे थे ग्राउंड के बाहर। आपसी दोस्ती थी मतलब? हाँ, और दोनों दोस्त ही बता रहे हैं अपने आप में। वो बाहर खेल रहे थे तो उनकी छोटी कोई बात को लेकर कहासुनी होगी, जिस कहासुनी में आवेश में आकर कोच नाम का कोई व्यक्ति बता रहे हैं जो है, वो उसने आवेश में आके इसके पीठ वहीं का है, शिव मंदिर के पास। ये पीडब्ल्यूडी क्वार्टर में रहते हैं, वो शिव मंदिर के पास रहते हैं। जिसने आवेश में आके और इसकी पीठ के पीछे चाकू घोंप दिया। नहीं, अभी तो इलाजरत है और बाद इलाज के जैसे ही होंगे तो ये कंप्लेंट देंगे। अभी तो तेरी रिपोर्ट दी है। ये धन्यवाद। आपका नाम? पुलिस थाना सिविल लाइन से अर्जुन चौधरी, हेड कांस्टेबल 08। 10वीं में 12वीं के परिणाम जल्द घोषित नहीं हुए तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सेना रैली में नहीं कर सकेंगे आवेदन। सेना भर्ती रैली के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 27 जून। 11 जुलाई से शुरू होगी सेना भर्ती रैली। सेना भर्ती बोर्ड की ओर से 11 जुलाई से शुरू होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए 27 जून से पूर्व आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक है, जबकि अभी तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा के परिणाम जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती से वंचित रह सकते हैं। करीब 3 साल बाद आयोजित हो रही सेना भर्ती को लेकर युवाओं में, विशेषकर एनसीसी छात्रों में विशेष उत्साह है, लेकिन परिणाम नहीं आने से निराशा भी है। छात्रों की मांग है कि अगर 5-10 दिन के अंदर बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर दे तो वह आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा उनका भविष्य खराब हो जाएगा। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी ओवर एज हो जाएंगे। इसके बाद वे सेना भर्ती रैली में भाग नहीं ले सकेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर, अभी 2 साल से मैं डिफेंस में तैयारी कर रहा हूँ और अभी मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया है सर। पर वो जो 27 जून लास्ट है इसका फॉर्म लगाने का, और अभी सर मेरा 10th की वो मार्कशीट आई नहीं है, इसलिए मैं इनसे आर्मी से वंचित हो रहा हूँ। कोरोना के चलते प्रमोट किया गया था, तो हाँ, प्रमोट के बाद मार्कशीट नहीं आई सर। प्रमोट तो कर दिया सर, मार्कशीट नहीं है अभी। तो अगर मार्कशीट नहीं आई तो क्या रहेगा, आपकी किस तरीके की परेशानी हो जाएगी? सर, अभी मैं भी और मेरे जैसे बहुत सारे बंदे जो अभी 10th पास करके आए हैं और वो भी फार्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो कितने साल बाद भर्ती निकली है? सर, अभी 2-2.5 साल बाद में निकली। तो और भी कितने, मतलब जैसे आपके जुड़े हैं, तो सरकार से कहीं ना कहीं आपकी मांग रहेगी कि? हाँ सर, हमारी यही मांग है कि सर या तो इसमें उम्र भी बढ़ाए, उम्र की छूट दें, और जल्दी से जल्दी हमारे मार्कशीट का ये करें, मार्कशीट अवेलेबल करें। क्या करें, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन मार्कशीट नहीं आई 10वीं की, कैसे भरे फार्म? क्यों, क्या हुआ जो मार्कशीट क्यों नहीं? लॉकडाउन की वजह से प्रमोट तो हो गए लेकिन मार्कशीट नहीं आई अभी तक। कितने साल बाद सेना की भर्ती निकली? ये 1 साल से निकली हुई है। पहले निकली हुई थी, वो कैंसिल हो गई और अब निकली हुई है। तो नुकसान है, कहीं ना कहीं भविष्य खतरे में है बहुत। वैसे भी लास्ट भर्ती हो सकती है, ये भी। सरकार से किस तरीके की मांग करते हो कि मार्कशीट आनी चाहिए? अगर 20 दिन में 10 दिन में मार्कशीट आ जाए तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो फिर
कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा मार्कशीट नहीं निकलती है तो, कि आगे भर्ती में शामिल हो भी पाओगे या नहीं हो पाओगे? अगर नहीं निकले तो फिर नहीं हो पाएंगे, और अगर निकल गए तो हो पाएंगे। और क्या? कहाँ के हो? हम केकड़ी के पास में आमली। इस वर्ष कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित नहीं होने से बोर्ड ने विद्यार्थियों को प्रमोट तो कर दिया, लेकिन ना तो सीबीएसई और ना ही आरबीएसई ने 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया है, जिसे लेकर विद्यार्थी बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। मैं 12वीं देख आया हूँ अभी, और मुझे कलर की भर्ती देखनी है, और इसलिए मुझे 12वीं देख आया हूँ, लेकिन प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन मार्कशीट अभी तक नहीं आई। और मैं सरकार से ये दुआ करता हूँ कि ये मार्कशीट हमें प्राप्त करे, जिससे हम कलर की भर्ती देख पाएँ। कितने साल बाद भर्ती निकली है ये 2 या 3 साल हो गए इसको। और अगर अजमेर रैली भर्ती है, जिसमें ये नहीं देख पाया तो फिर मैं ओवरेज हो जाऊँगा। गौरतलब है कि सेना भर्ती बोर्ड द्वारा सेना में अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और राजसमंद जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी सामान्य ड्यूटी व टेक्निकल के साथ ही सैनिक और सैनिक ट्रेडमैन्स के लिए रैली में भाग ले सकेंगे। भर्ती की उम्र 17 से 21 साल निर्धारित की गई है। देखिए, सेना भर्ती जो है ये अजमेर के अंदर जो कोटा आरओ की है 8 जिलों की, ये भर्ती पिछली एक जो भर्ती इनकी थी 2020 की, ये कैंसिल हो गई थी। इन लोगों ने पहले भी जोधपुर आरओ की भर्ती करवा ली, जयपुर आरओ की भर्ती करवा ली, अजमेर के फॉर्म भरे थे आज से 1 साल पहले। अब कई ऐसे बच्चे थे जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी एआरओ से जीडी से फॉर्म भर लिए इन लोगों ने। उसके बाद साल भर तक उनको इंतजार करवाया, लोग मेहनत करते रहे कि भाई भर्ती आएगी। और अब इन लोगों ने पिछले जो फॉर्म थे वो कैंसिल कर दिए, नए फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए। पिछली भर्ती में जिन लोगों ने फॉर्म जीडी से भरे थे वो लोग ट्रेड से हो गए। पिछले 2 साल से कोई गरीब बच्चा तैयारी कर रहा था, उसकी लाइफ ख़राब इन लोगों ने कर दी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको भर्ती में छूट देनी चाहिए थी। कम से कम जिनके पिछले भर्ती में फॉर्म जीडी से लगे थे उनके फॉर्म कैंसिल नहीं करके उनको जीडी से ही रखना था। दूसरी बात, जो नई भर्ती इन लोगों ने निकाली है अभी, उसके अंदर 10वीं और 12वीं के बच्चों को प्रमोट कर दिया। कई ऐसे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो ये भर्ती देखने के लिए योग्यता रखते हैं, जो 18 साल से ज़्यादा हो गए। प्रमोट तो कर दिया इन लोगों ने, लेकिन अभी न तो उनकी कोई मार्कशीट दी है, न उनका कोई रिजल्ट आया है। तो अगर कोई फॉर्म भरना चाहे तो वो किस आधार पर भरे? कई लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो हमारी मांग है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इनके लिए कोई एक बीच का रास्ता अपनाएं। या तो इनका जल्दी से रिजल्ट घोषित करें और उनके मार्क्स वगैरह जो भी है मार्कशीट बनाएं, ऑनलाइन को मान्य करें और इनका फॉर्म भरवाए जाए। या फिर जो सेना के अधिकारी उनको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और कुछ न कुछ इनके लिए एक दूसरा तरीका निकालना चाहिए। स्मार्ट सिटी लिमिटेड में सांसद और अजमेर के विधायकों को शामिल करने की मांग। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर स्वीकृत करोड़ों रुपए का हो शहर हित में इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद यादव व पूर्व यूआईटी चेयरमैन धर्मेश जैन, खेलों से जुड़े भाजपा प्रतिनिधि शिवदत्त पाराशर व रविंद्र जशोरिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित करोड़ों रुपयों का शहर हित में सदुपयोग हो, ऐसी मांग की गई है। अरविंद यादव और धर्मेश जैन ने बताया कि आना सागर, पटेल मैदान और आज़ाद पार्क के अस्तित्व को स्मार्ट सिटी के नाम पर खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक आना सागर झील को पाथवे के नाम पर छोटा किया जा रहा है। 7 वंडर्स के नाम पर 10 करोड़ रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। इन करोड़ों रुपयों को कच्ची बस्तियों के पुनरुत्थान के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहीं पटेल मैदान में 10 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाने का प्रस्ताव है, जो पटेल मैदान में होने वाले सार्वजनिक व सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने बताया कि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बनी हुई है, लेकिन इसमें अजमेर के ही सांसद और विधायक तक को शामिल नहीं किया गया है, जिससे पारदर्शिता खत्म होने का अंदेशा रहता है। लिहाजा कलेक्टर सभी बिंदुओं पर निगरानी और जांच कर केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए उपलब्ध कराए जा रहे करोड़ों रुपए के फंड का शहर हित में इस्तेमाल करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड,
नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो मेन बॉडी है, कलेक्टर को पता ही नहीं कि कौन सी बॉडी थी जिसने इस स्मार्ट सिटी की योजना बनाई है। केवल अजमेर के 10 पुराने वार्डों को लिया गया है, जो कि पूरे शहर को स्मार्ट बनाना है। दक्षिण को इसमें छोड़ दिया गया है। चंद्रोदय खेल मैदान का लंबा चौड़ा है, उसको छोड़ दिया गया है। ये कहते हैं हमारे इस सीमा में नहीं आ रहा है। अरे तो सीमा निर्धारित किसने की है, उन व्यक्तियों को बताओ, ये निर्धारित किया किसने? शहर के जनप्रतिनिधियों को आप विश्वास में लिया नहीं है। ऐसे एयर कंडीशन कमरे में बैठकर और एक निर्माण कर लिया स्मार्ट सिटी लिमिटेड का, और नौकरशाह इसके आड़ में भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खासतौर से अविनाश शर्मा का नाम लिया मैंने, जो इनको ज़्यादा देख रहा है, और वो आज इसमें बाइट दिया भास्कर के अंदर कि मेरे शहर के अंदर सीवरेज आवश्यक है। तेरा शहर है कि हमारा शहर है? तो नौकर है, आज ये कल रह जाएगा। तो कुल मिलाकर अन्ना सागर के नाम पर पानी के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, ट्रकें भर के, सैकड़ों ट्रक, आप जाके देखोगे जाकर, और उसके अंदर पाथवे बना रहे हैं। भाई सूखी जगह को क्यों छोड़ रहे हो? जब वो ज़मीन तुम्हारी है नहीं और अधिकृत कर रखी तो बाहर जाओ जहाँ मिट्टी भरी हुई है ऑलरेडी। क्योंकि जब से अन्ना सागर बना है तब से किनारे की मिट्टी आज तक कभी नहीं निकली है। बीच की मिट्टी हमने सिटी काउंसिल में लाते उस समय निकाली है, लेकिन किनारे में मिट्टी है, लोग मिट्टी भर रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं। तो माफियाओं की जिसकी ज़मीन किनारे पर आ गई उसको तो बचा रहे हो आप, उनसे मिलके भगत कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो। यदि किसी कॉलोनी के पीछे घाट है, जब पाथवे बना रहे हो तो उस घाट को क्यों छोड़ रहे हो? वहाँ पार्क किस लिए बना रहे हो? बनाना है तो शहर के अंदर बहुत जगह है, लेकिन पानी के अंदर मिट्टी डालकर सैकड़ों ट्रक रोज गिर रहे हैं। आपको देखना हो तो आप जाकर देखो जिसमें काम चल रहा है, पुरानी विश्राम स्थली से। तो एक तो ये एक खेल के विषय में अरविंद जी आपको बता ही दिया। कुल मिलाकर तो मेरा ये है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश रखना चाहिए, और निगरानी समिति के अंदर ऐसे ऐसे लोग ले लिए गए जो स्मार्ट सिटी एरिया में ही नहीं आते हैं। अब आदर्श नगर हाउसिंग सोसाइटी और इसमें आती नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को ले लिया है जो अपने तू आ जा। निगरानी समिति के अंदर निगरानी सही हो नहीं रही है, भ्रष्टाचार भयंकर हो रहा है। केंद्र का पैसा है, भाजपा सरकार का पैसा है, भाजपा के लोगों को बिल्कुल अवॉइड किया गया है और केवल अपने यस मैन इसमें भरने की कोशिश की है। अच्छा जैन साहब, आपने शुरू में एक लाइन बोली, जिला कलेक्टर को पता नहीं, किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं आप? मेन बॉडी कौन है, मेन बॉडी क्या काम कर रही है, ये निर्धारित कौन कर रहा है? क्या काम होंगे ये 10 बार किसने चुने? मेन बॉडी पता तो लगे कौन है मेन बॉडी। नहीं पता कलेक्टर साहब? नहीं पता। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद यादव और हमारे अजमेर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जी जैन, हमारे खेलकूद के जो अनुभवी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं पार्टी में, शिवदत्त जी पारेसर और रविंद्र जी जसोरिया, इनके साथ हमारा शिष्टमंडल जिला कलेक्टर महोदय से मिला था। और मोटे मोटे रूप से अभी जैसा सबको मालूम है कि अजमेर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे काम चल रहे हैं। भारत सरकार करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के लिए अजमेर में भेज रही है, तो उसकी व्यवस्थित कार्य योजना बने और उसके द्वारा जो भी काम हो रहे हैं वो जनउपयोगी हो, आम जनता को उसका सीधा लाभ पहुँचे। इन सब बातों को लेते हुए हमने ज्ञापन उनको दिया है, और मुख्य रूप से हमने 3 बिंदु इसके अंदर रखे कि एक तो अन्ना सागर, ये अजमेर की ऐतिहासिक झील है। दूसरा पटेल मैदान, अजमेर का सबसे पुराना मैदान है, कई जनउपयोगी कामों के अंदर आता है। और आज़ाद पार्क, इन तीनों के अस्तित्व को स्मार्ट सिटी के कामों के नाम पर कम किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। अन्ना सागर के चारों ओर जिस प्रकार से पाथवे के नाम पर मिट्टी डालकर उसकी व्यास को छोटा किया जा रहा है, उस पर रोक लगे। इसके साथ ही पटेल मैदान के अंदर सिंथेटिक ट्रैक बनाने का प्रावधान किया जो लगभग 10 करोड़ रुपए का है। अगर ये सिंथेटिक ट्रैक पटेल मैदान के अंदर बन जाता तो पटेल मैदान जो सामुदायिक सेवाओं के काम में आता है, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे नवरात्रों के कार्यक्रम हो, चाहे दूसरे कोई भी सामुदायिक कार्यक्रम हो, सभाएं हो, आपातकालीन काम हो, इसके अंतर्गत पटेल मैदान का बहुत महत्व अजमेर के लिए है। तो पटेल मैदान को छोटा नहीं किया जाए, उसकी जो उसका अभी रूप है उसको उसी व्यवस्था के अंदर रखा जाए। पटेल मैदान के अंदर कोई भवन बन रहा है, वहाँ पर जिस प्रकार से वॉलीबॉल के ट्रैक को तोड़कर बनाया जा रहा है, उसका भी अभी हमने विरोध दर्ज कराया कि अगर ये भवन बनाना था तो कहीं और नया स्थान लेकर वहाँ बनाया जा सकता था। इसी तरह से अन्ना सागर के जो अन्ना सागर लेक फ्रंट है, उसके अंदर वंडर 7 के नाम से 7 अजूबे, उसके नाम से
आना सागर के स्वरूप को फिर से अतिक्रमण करके वहाँ पर वो स्थापित करने की इन्होंने योजना बनाई है। हमने जिला कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया है, चूँकि अजमेर शहर मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है, इसलिए अगर इस 10 करोड़ रुपए की राशि को कच्ची बस्तियों के अंदर बुनियादी सुविधाएं जो स्मार्ट सिटी के मापदंडों के अनुरूप होती है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, विद्युत हो, चिकित्सा हो, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी में निष्पक्ष रूप से उनके अंदर ये काम करें। तो ये 7 वंडर 7 अजूबे का जो है, इसका भी हमने ये विषय माननीय जिला कलेक्टर के सामने रखा था। इसके साथ में खेलों से संबंधित भी हमने सारी विषय माननीय जिला कलेक्टर साहब के सामने रखे हैं और हमने उनसे ये निवेदन किया है, चूँकि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बनी हुई है, इसकी मेन बॉडी के अंदर अजमेर के सांसद शामिल नहीं है, अजमेर के विधायक शामिल नहीं है। तो अजमेर के सांसद, अजमेर के विधायक और जिस विषय का काम होना है उस विषय के जानकार विशेषज्ञ, चाहे वो पूर्व सभापति हो, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हो निकायों के, ऐसे अनुभवी लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाए मूल बोर्ड के अंदर। अभी निगरानी समिति के नाम पर इन्होंने कुछ सूची बना रखी है पुरानी, उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। तो सबकी जो विषय के जानकार है उनकी राय से अगर काम होता है तो काफ़ी धन बचेगा और जिस प्रकार से अभी अनाप शनाप खर्चा स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रखा है उस पर अंकुश लगेगा। इन सब बातों को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।